माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 साल कोरोना महामारी के भयंकर संकट में गुजरे, लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जिस प्रकार से काम किए हैं, उसकी प्रशंसा राजस्थान की जनता ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने भी करी है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि जब एक तरफ पूरे विश्व में हाहाकार मच रहा था, तब दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब सभी जातियों के मुखियाओं से, धर्म के मुखियाओं से, सभी पार्टियों से बैठ कर के घंटों घंटों बात कर कर के सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किस प्रकार से हम राजस्थान की जनता की सेवा कर सकें। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हम सबको पता है कि राजस्थान मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में माना गया है कि राजस्थान, और अब राजस्थान की ही सभी जगह नकल हुई है। और आज आपने देखा होगा सब जगह एक तरफ राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ये संकल्प लेते हैं कि कोरोना महामारी के अंदर कोई भूखा न सोए, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी घंटियां बजवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन आज घंटी और तालियों के ऊपर रहते तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की हालत हुए, नदी के बाढ़ आने के बाद में पता पड़ा कितनी लाशों के ढेर हुए हैं, यही हाल हमारे होते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की सूझबूझ और माननीय मुख्यमंत्री जी की कठोर मेहनत से आज जगह जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था टाइम पे हुई और हर सुविधा मिलती रही। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मेरे प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में भी राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोगों के, क्योंकि बॉर्डर पे पड़ता है, और गुजरात के लोगों तक ने आके इलाज करवाया, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों को ये विश्वास हो गया कि राजस्थान के अंदर एक अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है। आज ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी कि हर जगह जिला चिकित्सालय में हमारे भी 3-4 जगह 4 से 5 ऑक्सीजन के प्लांट लगे। अरनौद के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा, छोटी साड़ी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा, धरियावद के अंदर और दलोट तक में ऑक्सीजन प्लांट की हमने व्यवस्था करी। और राजस्थान में कहीं भी सीमा कमी नहीं आने दी और कोई भूखा नहीं सोए, उसके लिए घर घर राशन पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है। आज मैं इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर इंदिरा रसोई नाम से चालू करके हर व्यक्ति को 8 रुपये के अंदर भोजन देने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद्य सुरक्षा स्कीम को बंद करके बैठे हैं, जबकि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय राइट टू फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट लाए थे, उसकी धज्जियां उड़ा दे उन्होंने ये रोक दिया कि गरीबों को ये खाने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आप देख लीजिए, हर गरीब को बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है, किस प्रकार से गरीब का इलाज कैसे हो, ये चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इन्होंने 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से करी और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर शिविर लगाए जा रहे हैं और शिविर के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से शिविर लगाए जा रहे हैं और सारे डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं आपकी क्या समस्या, कोई बीमारी हो तो बताइए, हम उसका इलाज करेंगे। जिला लेवल के डॉक्टर होने के साथ साथ वहाँ पे ऐसी सुविधा भी करी गई है जो बीमारी उसका इलाज उन डॉक्टरों के पास नहीं है तो टेलीफोन के से या ऑनलाइन अन्य डॉक्टर जो जिला प्रदेश स्तर पर बैठे हैं उनसे राय लेके भी दवाई लिखी जा रही है। आज निःशुल्क दवा योजना देख लो आप, हर मामले में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, इस माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व शासन से के बाद में, उस समय दवाइयों को लेकर कई भ्रांतियाँ फैलाई गई कि इन दवाइयों से इलाज नहीं होता, बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे पड़ोसी डूंगरपुर के सांसद साहब ने ही कहा कि राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की ये दवाई योजना और चिरंजीवी बीमा योजना नहीं होती तो मेरा परिवार भी सुरक्षित नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब के मुख से सुनने में आया। इसलिए आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी और हर जगह खुल गए, खाली 3 जिले ऐसे रह गए जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से प्रतापगढ़ और राजसमंद 3 जगह जो मेडिकल कॉलेज रह गए वंचित, बहुत जल्दी आप हमारे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि सांसद साहब हमारे जो हैं राजस्थान से 25 सांसद जीत के गए, लेकिन
एक सांसद की केंद्र की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे विधायकों की एक एक बात को माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब तल्लीन साहब सुनते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक खासियत है, सत्ता पक्ष के विधायकों की सुनते थे ही है, लेकिन विपक्ष के भी कई विधायकों के काम उन्होंने बिन कहे उनके कर दिए। आज एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल रखते हुए विपक्ष के एमएलए के नाम से भी कन्या महाविद्यालय और कई प्रतिष्ठान खड़े किए हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ जिला कुछ समय पूर्व ही बना है, इसलिए मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी वहाँ की जाए। आज मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, आज से 3 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। किसानों को दिन में लाइट देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। पहली बार राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ से स्टार्ट हुई दिन में लाइट। किसानों को रात की कड़ाके की ठंड में रात की 12 बजे फीडर आता था, रात की 4 बजे लाइट आती थी और किसानों को उस कड़ाके की ठंड में मेहनत करनी पड़ती थी। कई किसान उस कड़ाके की ठंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, कई जानवरों से मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन में लाइट करके हम सबके लिए बढ़िया काम किया और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है सपना कि पूरे राजस्थान के किसानों को दिन में लाइट मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में दिन में लाइट करी। कम से कम 10 GSS मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। पुराने देश आज़ाद हुए उस समय से लगा अभी तक जितने GSS बने उन सबको डबल कैपेसिटी का किया और 132 केवी दलोट को, मोखमपुरा को भी और प्रतापगढ़ को भी डबल ट्रिपल कैपेसिटी का किया, जिसकी वजह से आज दिन में लाइटें मिल रही हैं। साथियों, मैं जब क्षेत्र के दौरे पे था, एक बुजुर्ग महिला हाथ में बिजली का बिल लेके जा रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोकी। मुझे एक तरह से एक बार तो डर लगा कि माता जी क्या कह देगी, लेकिन मैंने पूछा माता जी कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं बिजली का बिल भरने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने कहा कितने रुपए का बिल आया। उन्होंने कहा कि मेरे तो, जब वो मेरे को जान नहीं रही एमएलए, उसने कहा बेटा मेरे तो 19 रुपए का बिल आया। मैं कहा फिर अगले महीने भर दीजिए। कहा नहीं नहीं बेटा, अशोक जी गहलोत साहब ने कहा है भले 1 रुपया भी आया तो उसको उस महीने भर देना, नहीं तो अगली बार हमारा -0 नहीं आएगा, माफ नहीं होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अशोक जी गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रदेश के किसानों की हालत को समझते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए, कभी बाढ़ कभी अतिवृष्टि को समझते हुए किसानों के बिजली के बिल को माफ़ करने के लिए 1000 रुपये किसान मित्र योजना लागू करके 1000 रुपये किसानों के माफ़ किए। जैसे हजारों नहीं लाखों किसानों के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, किसी के 5 रुपये आ रहे हैं। मेरे खुद के 60 रुपये बिजली का बिल आया एक कनेक्शन पे, और एक कनेक्शन पे 3 रुपये 4 रुपये के बिजली के बिल आया। और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ और सब क्षेत्र में जहाँ पे भी जाते हैं, किसान धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये एकमात्र इतनी बढ़िया शानदार योजना लागू करी। लेकिन एक समय पहले ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, बिजली का बिल, बिजली के तारों में करंट नहीं आता था, बिजली के बिल के अंदर करंट आता था। 3000, 4000, 5000 रुपये किसान के बिजली का बिल आता था। और एक बार नहीं, दूसरी बार अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो उस किसान का ट्रांसफार्मर उतार के लेके चले जाते और उस किसान की फसल जल जाती। 1 महीने 2 महीने चक्कर उसको काटने पड़ते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस 3 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी किसान का ट्रांसफार्मर उतार के बिजली विभाग के अधिकारी नहीं लगे। और तो और जिन किसानों को ट्रांसफार्मर जले 24 घंटे नहीं 72 घंटे के अंदर अंदर उस किसान को ट्रांसफार्मर उनके घर तक दे दिया जा रहा है, जिसके साधन की सुविधा नहीं है, और तुरंत प्रभाव से ट्रांसफार्मर दिए जा रहे हैं, जले हुए ट्रांसफार्मर। कनेक्शन की बात है, कनेक्शन भी बराबर तरीके से किए जा रहे हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी सब जगह कनेक्शन हुए, और कुछ कनेक्शन उस समय ठेकेदार छोड़कर चले गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर ऑर्डर किए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक भी मकान हो उसके घर पे भी कनेक्शन होना चाहिए, कोई अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। आज ठेकेदार बिजली के पोल, बिजली की लाइटें, बिजली के तार लेके गांव-गांव घूम रहे हैं कि कहां किस व्यक्ति के कनेक्शन बाकी रह गए, और बहुत जल्दी सभी जगह ये कनेक्शन भी हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, तो हमारे क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में कई लोगों को खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता था, और भी कई गरीब क्षेत्र के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको समय पे खाना उपलब्ध नहीं हो पाता था। उसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने 1 रुपये किलो गेहूं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पुनः गेहूं को कम किया गया। गेहूं को कम करने के बाद गेहूं के भाव बढ़ाए गए और गरीबों के साथ शोषण किया गया। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार वापस ग्रहण किया, पदभार ग्रहण करते ही पुनः 1 रुपये किलो गेहूं वापस स्टार्ट किए। आज इसकी प्रशंसा भी पूरे क्षेत्र में हो रही है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश हमारे यहाँ राजस्थान के 25 के 25 सांसदों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल केंद्र से बंद कर रखा है उसको जल्दी से जल्दी खोल दें, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त क्षेत्र में जो खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र हैं व्यक्ति हैं उनको भी जोड़ा जा सके। आज टूटी सड़कें, जब कांग्रेस सरकार नहीं थी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घटिया क्वालिटी की सड़कें बनी थी और कई जगह सड़कें थी नहीं, जगह जगह गड्ढों का अंबार थे और लोग परेशान थे और रास्ते इतने दुर्भर थे, जाना कठिन था। लेकिन इस 3 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सड़कों का जाल बिछाया है, मेरे प्रतापगढ़ के अंदर भी आज प्रतापगढ़ से पिपलोदा सड़क का काम चल रहा है जो थोड़े दिनों बाद पूरा हो जाएगा। प्रतापगढ़ मंदसौर रोड कंप्लीट हो गया, प्रतापगढ़ जाजनी रोड का काम चल रहा है, प्रतापगढ़ धरिया रोड का काम कंप्लीट होने आया, गौतमेश्वर महादेव जैसे स्थान के चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है, कहीं एमडीआर उन्होंने बनाई। और इस बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में सरकार तो दोबारा रिपीट हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे जल रहे हैं, लेकिन इस बार के बजट के अंदर इतनी सड़कों को जाल बिछा दिया जाए कि एक भी गाँव एक भी ढाणी सड़कों से वंचित नहीं हो और किसी सड़क पर गड्ढा नहीं हो। तो इसलिए 23 तारीख का जो बजट आएगा उस बजट के अंदर भी कई सारी सड़कें हमें मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में अभी भी कई सड़कें टूटी हुई हैं। दलोट से बड़ी साकली होते हुए आम्बीरामा से अमरगढ़ तक की जो सड़क है काफ़ी समय से लोगों की मांग थी, आज तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मुझे आशा है कि इस बार यह सड़क पूरी हो जाएगी। आज कुमारियों पटार होते हुए लांबा काटा बुरा काटा तक की रोड, रायपुर जंगल मालियों खेड़ा तक की, सिंगाड़ो खेड़ा सागड़ों खेड़ा तक की रोड, गटिया कला तक की रोड और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो भी जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों को पाल मांडकला जैसी ग्राम पंचायतों को भी सड़कों से जोड़ने की कृपा करें। जोलर पंचायत के काला खेत से लगा कर कोतवाल तक की रोड, दीवाक माता तक की रोड और सभी इन रोडों को माननीय मुख्यमंत्री से जोड़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज एक बात और माननीय मुख्यमंत्री से मौके पे कहना चाहूँगा कि एक हमारे रोकड़िया हनुमान जी हैं, वहाँ से मानपुरा से झांसड़ी होते हुए अखेपुर कुलथाना होते हुए नंदावता तक की सड़क, मोखमपुरा से डावड़ा होते हुए मगरोड़ा होते हुए पिल्लू गादोला से भुवनेश्वर तक की सड़क और लुआरिया होते हुए नकोर होते हुए मधो तालाब छोटी साइडी तक की सड़क, ये भी। और उसके बाद में कंक्लूड करिए प्लीज, कंक्लूड करिए। सारी सड़कें हमें और भी कई सड़कें जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो लिख के दे रखा है वो सभी सड़कें उपलब्ध कराएं। मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने जितने प्रस्ताव दिए उन सभी पंचायतों में आपने पशु उपकेंद्र खोले, कई पशु उपकेंद्रों को शिक्षा केंद्र में स्वीकृत किया है, लेकिन माननीय पशुपालन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा जो पंचायत अभी भी बाकी रह गई उनमें भी इस बार एक साथ पशु उपकेंद्र खोल दिए जाए ताकि बढ़िया तरीके से क्षेत्र में विकास होगा और पशुओं का भी हमारा ध्यान रखा जा सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न थानों के अंदर स्वागत कक्ष स्थापित कराए और सभी थानों में स्वागत कक्ष बन भी गए, जिससे हर व्यक्ति को कोई भी तकलीफ हो सीधा जाके वहाँ मिल सकता है। पहले के शासनकाल के अंदर बेवजह से मुकदमे दर्ज किए जाते थे, आदिवासियों के ऊपर दारू के नाम पे मुकदमे दर्ज किए जाते थे और हमारा क्षेत्र अफीम काश्तकारों का क्षेत्र है, वहाँ झूठे प्रकार से मुकदमे दर्ज करके धारा 29 के अंदर लोगों से पैसे लूटे जाते थे। लेकिन जिस दिन से राजस्थान की सरकार आई है अब न तो उस किसानों को 10,15,000 रुपये देने की जरूरत पड़ रही थी, नहीं तो एक केस होता था, एक केस के अंदर 150 लोगों की लाइन लगती थी और एक एक व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर उन किसानों से 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए ले लेके और उस किसानों की जमीन बेचने के ऊपर मजबूर किया जाता था, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। लेकिन आज तो ना उन किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ना एनडीपीएस के गलत तरीके से मुकदमे हो रहे हैं, ना उनसे वसूली हो रही है, ना ही आदिवासी के ऊपर दारू के केस दर्ज हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन से आपने कुर्सी संभाली है उस दिन से युवाओं के भर्तियों के लिए आपने बम्पर भर्तियाँ करी है। शिक्षक भर्ती को देख लो आप, आज ये माननीय सदस्य रीट को लेकर जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे ही आपको पता पड़ा रीट के अंदर गड़बड़ी हुई है उसी समय डीपी जारोली को आपने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आपने जो काम किया है, इससे ये अगर इनकी सरकार होती तो नहीं कर पाते। इनके शासनकाल में कई बार भर्तियां हुई, कई बार घोटाले हुए, लेकिन ये बोल तक नहीं पाए थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित प्रकार से कह दिया कि जिसने गलत काम किया है उसको सजा तो भुगतनी पड़ेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लेकिन उसके बाद में भी ये चाहते हैं कि इनके कई लोग इनके भी आरोपी होंगे, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं ताकि सीबीआई की मांग हो, ये भर्ती की जो घोटाले हैं ये ठंडे बस्ते में चले जाए और ये युवाओं के साथ शोषण होता रहे।
आज ये किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीट की भर्ती हो, आरएस की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, सचिव की भर्ती हो, किसी की भर्ती हो, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए, वहां से वापस घर तक छोड़ने के लिए व्यवस्था करी, वहां उनके खाने के लिए व्यवस्था करी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपना तक नहीं देखा होगा कि इतनी बढ़िया व्यवस्था युवाओं के लिए व्यवस्था हो सकती है। आज बेरोजगारी भत्ता इन्होंने सपना तक नहीं देखा होगा, युवाओं को मिल रहा है। इंटर्नशिप योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दी। आज इतने बढ़िया तरीके से काम हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विधायकों को, जनता को विधायक नहीं मिलते थे, विधायकों से मंत्री नहीं मिलते थे, और मंत्री से तो मुख्यमंत्री जी मिलना ही दूर पर था। कई बार अखबारों में भी आता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार की एक एक योजना ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन गांव के संग शिविर और प्रशासन शहर के संग शिविर लगा करके एक आम व्यक्ति की, एक आम नागरिक की एक एक मांग, जो सदियों पुरानी जो समस्याएं थी, उनको हल करने का काम किया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शांति धारीवाल साहब को, माननीय मंत्री जी को, कि शहर के अंदर कन्वर्जन के मामले हो, पट्टे के मामले हो, परमिशन के मामले हो, कच्ची बस्ती को नियमितीकरण के मामले हो, उनके पक्के पट्टे देने की बात हो, ऐसे सारी जो उलझने थी उन सबको प्रशासन शहर के संग शिविर के अंदर जा करके उन सभी उलझनों को सुलझाकर आम लोगों को जो राहत प्रदान करी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आपने देखा होगा प्रशासन गांव के संग शिविर के अंदर, प्रशासन गांव के संग शिविर के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने घर का पट्टा बनाने के लिए पटवारी के, सचिव के कई चक्कर काटते थे, पेंशन करने के लिए चक्कर काटते थे, कनेक्शन के लिए चक्कर काटते थे, मकान के लिए चक्कर काटते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन गांव के संग शिविर लगा करके सारे विभागों के अधिकारी उस पंचायत में भेज करके लंबे समय से जो लोगों की जो समस्याएं थी, वो सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। मैं हर शिविर के अंदर गया और शिविर के अंदर मैंने देखा किसी पंचायत में 700 पट्टे बन रहे हैं, किसी पंचायत में इतनी पेंशन हो रही है, किसी पंचायत में इतनी पालन योजना के फार्म भरे जा रहे हैं और स्वीकृत हो रहे हैं। एक व्यक्ति में एक शिविर के अंदर गया था, 7 साल से पेंशन के लिए चक्कर काट रहा था, उसकी अंगुलियां नहीं आ रही थी, और उस दिन मैं जिद करके बैठ गया कि कलेक्टर साहब आज इसकी पेंशन होगी तब मैं जाऊंगा। और उसी समय कलेक्टर साहब ने ऊपर बात करी और रास्ता निकाला और 10 मिनट के अंदर उस विकलांग की पेंशन हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उस दीन दुखियों की सुनी, उन गरीबों की सुनी, उन विकलांग लोगों की सुनी और हर जनता की सुनी। तो आज आपको कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। आज ये कोरोना आता ही नहीं, मोदी जी नमस्ते ट्रम्प नहीं करते, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के अंदर तल्लीन नहीं होते, तो भारत के अंदर कोरोना प्रवेश नहीं करता और ये भयंकर स्थिति भारत देश की जनता को झेलनी पड़ती। माननीय सभापति, मुझे थोड़ा समय मुझे दीजिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। राहुल गांधी जी जब राजस्थान के अंदर आए थे और आते ही उन्होंने कहा था कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफ हो गया। जब जब केंद्र में कांग्रेस सरकार आई, किसानों का ऋण माफ करने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से आए, किसानों की फूटी कौड़ी तक माफ नहीं करी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बिना कहे 3 काले कानून ला करके और जनता के ऊपर थोपना चाह रहे थे, और उनके कई मंत्रियों ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये कानून तो वापस नहीं लेंगे। लेकिन हुआ क्या? आज मोदी जी और उन सारे मंत्रियों को थूक के चाटना पड़ा और जनता के लोहे को मानना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। जब एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों का ऋण माफ कर रहे थे, किसानों की समस्या का समाधान कर रहे थे, जो बाढ़ और फसलें नष्ट हो गई थी उनका भुगतान कर रहे थे, और उधर केंद्रीय मंत्री के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे थे। आज कई किसानों की जाने गई, उसका कौन जिम्मेदार है? यूपी के चुनाव आ गए, 5 राज्यों के चुनाव आ गए, तो आज केंद्र काले कानून वापस लेने की बात कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि केंद्र के कानून बनते ही राजस्थान के विधानसभा में किसान हितैषी कानून आप लाए और किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने चाहिए, ये काम आपने काम किया। और लेकिन राज्यपाल महोदय जी ने वो कानून को पास नहीं होने दिया। लेकिन मैं राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा जल्दी से वो 3 कानून पारित हो। आज पंचायती राज पुनर्गठन का मामला देख लो, कितनी पंचायतों का गठन हुआ
कितनी नई पंचायत समितियां बनी राजस्थान के अंदर। आज मेरे खुद के जिले के अंदर 70 नई पंचायतों का गठन हुआ, 3 नई पंचायत समितियां बनी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, राजस्थान में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बने कई जगह कॉलेज खोले और ये तक घोषणा करी कि हर उपखंड मुख्यालय पे कॉलेज होना चाहिए। सिर्फ मेरे अर्नोद उपखंड मुख्यालय पे कॉलेज नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अर्नोद उपखंड मुख्यालय पे भी एक कॉलेज हो। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री ने एक घोषणा और करी जो आज तक कभी सपना तक किसी ने देखा नहीं होगा। जिस स्कूल के अंदर 11वीं और 12वीं की 500 बच्चियां होंगी उस स्कूल को डायरेक्ट कॉलेज कर दिया जाएगा। ये काम हर कोई नहीं कर सकता माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के अलावा। आज आपने देखा होगा वनाधिकार पट्टे 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके एमएलए कहते रहे कि वनाधिकार पट्टे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस सरकार का काम था, इसलिए अपने को एक पट्टा नहीं देना, कांग्रेस का नाम हो जाएगा। कोई पट्टा नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब वापस सत्ता के अंदर आए और एक ऑर्डर से उन्होंने कह दिया कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो भी किसान जंगलों में विराज रहा है, खेती कर रहा है, उनको वनाधिकार पट्टे मिलने चाहिए और वो कागजों को ज्यादा चक्कर नहीं काटे, इसलिए उनको ई मित्र पे ऑनलाइन पट्टे की कार्रवाई कर दी जाए और हजारों लोगों के भी पट्टे बन रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज आपको आदिवासियों का जो आशीर्वाद है हमेशा मिलता रहेगा। उसके बाद में आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, मैं शिक्षा मंत्री डोडासरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उस अंतिम छोर पे बैठे हुए गरीब व्यक्ति के बच्चे तक का विचार किया, उनके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले। 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए की फीस दे करके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए भेजना पड़ता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने और शिक्षा मंत्री जी ने गांव-गांव में 5,000 तक की आबादी के गांवों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की आपने जो घोषणा करी है, मैंने भी कई स्कूल अंग्रेजी माध्यम के खुला है। एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल मैंने ग्रामीण क्षेत्र में खुलवा दिया। पहली बार देखा कि शहर के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पूछा शहर वालों से कि आपके गांव में, शहर के अंदर इतने अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल हैं, आप वहां ने पढ़ा के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों भेज रहे हो? तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की दूरगामी परिणाम है, क्योंकि यहाँ जो स्कूल के अंदर जो टीचर लगे हुए हैं, डिग्रीधारी लगे हुए हैं, अनुभवी लगे हुए हैं, और प्राइवेट स्कूल के अंदर जो 5,000, 10,000 के टीचर क्या पढ़ाएंगे? इसलिए प्लीज 2 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए। इसलिए हम वहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं IIM शक्ति उड़ान, यहाँ किसी का विचार तक नहीं किया, सपना तक नहीं देखा कि एक महिला की क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जा सके और महिला को गंभीर बीमारियों से कैसे बचाया जा सके। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उड़ान योजना लागू करके निःशुल्क सैनिटरी बांटने का जो काम जो किया जा रहा है, मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। एकलव्य मॉडल स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र में तहसील मुख्यालय पर एकलव्य मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें 6ठी से लगाकर 12वीं तक के बच्चे 700 बालक बालिकाएं एक साथ वहाँ भर्ती होंगे और 12वीं क्लास तक अंग्रेजी माध्यम की स्कूल करके वहाँ खाना पीना उनका वहीं होगा और उसके बाद वहाँ से जाएंगे। मेरे यहाँ पे भी नागदेड़ा के अंदर, पीपलखुंड के सुहागपुरा के अंदर, अर्नोद ये दरियावत के पांचाकुड़ा के अंदर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले, एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालय। अब छोटी साइडी के अंदर और सुहागपुरा के अंदर और दमोतर पंचायत समिति के अंदर और दौलत पंचायत समिति के अंदर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि एक एकलव्य मॉडल स्कूल खुले। आज मेरे क्षेत्र के अंदर अल्पसंख्यक की भी काफ़ी आबादी है और अल्पसंख्यक की आबादी के लिए बच्चों के लिए एक भी कॉलेज, आवासीय विद्यालय, छात्रावास नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ या तो आवासीय विद्यालय बालक बालिकाओं के लिए या छात्रावास की व्यवस्था इस बजट के अंदर करें। आज एससी की जनसंख्या भी मेरे जिले में बहुत सारी है, उसके लिए भी एक भी छात्रावास एससी का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा एससी का छात्रावास भी इस बजट के अंदर हमें घोषणा करें। एक गुजर गायरी रेवाड़ी MBC जो है देवनारायण बोर्ड से मेरे यहाँ एक आवासीय विद्यालय खुले, क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में गुजर समाज के लोग, लबाना समाज के लोग, गायरी समाज के लोग हैं, उनके लिए भी ये सुविधा हो सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हम जहाँ खड्डा खोद के उस खड्डे का पानी को पीते थे, लेकिन आज कई जगह घर घर नल कनेक्शन हुए और राज्य सरकार ने, केंद्र ने ये देखा होगा कि हम ज़्यादा पैसा राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दें ताकि ये काम करेंगे ही नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया
कि इस योजना के अंदर जितना पैसा मुझे लगाना पड़े राज्य सरकार से लगाऊंगा, लेकिन एक एक व्यक्ति के घर तक नल कनेक्शन होने चाहिए। आज मेरे 58 गांवों के अंदर नल कनेक्शन के लिए बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है और कनेक्शन चालू भी हो गए कई जगह, और कई जगह बड़ी बड़ी टंकियां बन गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, प्रतापगढ़ विधानसभा के सभी गांवों में और दमोतर पंचायत समिति के सभी गांवों के अंदर घर घर नल कनेक्शन हो, जाखम की योजना से पानी आए और सारा पानी एक एक घर तक वहां पहुंचे, ताकि किसी भी माता बहन को सर के ऊपर मटका लेके जाना नहीं पड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मैं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे भंवर सेवला बांध की नहरों का काम भी किया और छोटे मोटे मेरे बहुत सारे बांध बाकी रह गए, मोकाटोंक डैम, देवतगढ़िया बांध, अमृत बाबूजी बांध और ये सवनिया बांध से लगा के ऐसे कई सारे बांध जिनको मैंने लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जो दे रखा है, इस बजट में करने की कृपा करें। नरेगा जैसी स्कीम को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही पद पे बैठे और कहा कि नरेगा योजना तो खड्डा खोदने की स्कीम है, इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने उन गरीब लोगों की तरफ देखा जिनके लिए कोई रोजगार नहीं है, इसलिए राइट टू जो ये एम्प्लॉयमेंट जो कानून लाए, उस कानून के अंदर वो देखा ये तो कानून बना हुआ है, फिर उसको इसको बंद नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मजदूरों को 70 रुपये 80 रुपये मिलते थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लागू करी, पूरा काम पूरा दाम, उसके मार्फत से आज मजदूरों को 200 से 220 रुपए तक की पूरी मजदूरी मिल रही है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नरेगा योजना अंतर्गत कई स्थायी काम हो रहे हैं। आज टीकाकरण का मामला भी देख लो, प्रतापगढ़ जैसा जिला माननीय सदस्य महोदय टीकाकरण में प्रतापगढ़ जिले में सबसे टॉप पे रहा है। और आज मंडी भी हमारे प्रतापगढ़ में जो मंडी थी, सुपर ए क्लास मंडी थी, उसको कई जगह जाम लग जाते थे, लेकिन 10 बीघा जमीन और मंडी के नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने करके प्रतापगढ़ वासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी कल परसों के अखबार में एक बात छपी थी जिसमें हमारे सांसद साहब कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ का रेल मंत्री भी हो जाए तो प्रतापगढ़ में रेल नहीं आएगी। मैं प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता को कहना चाहूँगा और राजस्थान की सभी जनताओं को कहना चाहूँगा कि 25 के 25 सांसद आपने जिता के तो भेज दिए, लेकिन किस सांसद ने आपके क्षेत्र में क्या मांग रखी, ये हिसाब भी उनसे पूछिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए और उन्होंने कहा कि एक एक सांसद गांव में जाके ग्राम पंचायतें गोद लेगा। आज जिन सांसदों ने जो पंचायतें गोद ली, वो पंचायतें गोद की गोद में रह गई, चलना नहीं सीखी, अभी तक 1 रुपए का काम उन क्षेत्र में नहीं हुआ है। इसलिए आज कहाँ गई स्मार्ट सिटियाँ, कहाँ गई नरेंद्र मोदी जी के वादे, 2 करोड़ नौकरियां, श्री सुरेश टांक 15 लाख रुपए। धन्यवाद, धन्यवाद साहब। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम राजस्थान के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये अभिभाषण राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया है, पर ये निश्चित रूप से सरकार का एक आईना है और इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये आईना सच बोल रहा है। ये आईना बिल्कुल सच बोल रहा है। जो सरकार ने 3 साल में किए हैं काम राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब कामों का लेखा जोखा और उसके सब हम लोग प्रत्यक्ष गवाह, और पूरी राजस्थान की जनता इस बात को मन से स्वीकार करती है कि राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी, पूरे भारत में जो कोरोना महामारी आई, उसके बाद जो राजस्थान स्टेट की रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ, और उसके बाद भी किसी भी सूरत में राजस्थान के विकास की रफ्तार को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। यही एक सफल मैनेजमेंट था। जीवन बचाना और जीवन यापन कराना, ये दोनों कामों पे जो सरकार का फोकस था, इसके लिए कोई शब्द नहीं है और ये राजस्थान की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, जब पहली कोविड की लहर आई थी तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक के साथ 1-to-1 चर्चा करके राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों का जीवन बचा सकते हैं, कैसे लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करा सकते हैं, और इस महामारी से बचने के लिए हमें क्या क्या ऐसा कार्य करने चाहिए जिससे हमारी जनता सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण था और इससे पूरे भारत
में राजस्थान को रोल मॉडल के रूप में देखा गया और ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी के मैनेजमेंट को जाता है। उनका सबको साथ लेकर चलने का जो भाव है उस भाव को जाता है।